नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की है। दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 3 मार्च 2022 को दयालपुर थाने में एक व्यक्ति ने एक गुमशुदगी लिखवाई और उसने ये बताया कि सुशीलावती नाम की उसकी बहन, जिसकी उम्र कोई 28-30 साल के आसपास होगी, वो घर से गायब है। सामान्य रूप से ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो घर से जाए, देर होने लगे तो वो फोन करके भी न बताए। फोन भी उसका स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस जैसे हमेशा कहती है, अरे भाई कल ही रात में नहीं आई और आप अभी मुकदमा लिखाने चले आए, अभी गुमशुदगी लिखाने चले आए, रिश्तेदारियों में ढूंढ लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, कहीं चली गई होगी, आएगी। ये तो सीधे नहीं कहते हैं कि किसी के साथ भाग गई होगी, लेकिन सारी बात वो यही कहते हैं कि वो किसी के साथ चली गई होगी। हमेशा पुलिस में जब भी आप किसी जवान लड़की के या 16-17 साल से लेके 25-28 साल के अविवाहित लड़की की गुमशुदगी लिखाने जाएंगे, इवन लड़के की भी गुमशुदगी इस उम्र में, टीनेज के थोड़ा सा बाद में, तो यही कहेंगे जरा देखिए उसका कौन था, बॉय लड़की किसी लड़की का साथ तो नहीं था, वो किसी के साथ भाग गया होगा। बहरहाल 3 मार्च 2022 से और दिसंबर आ गया, वो लड़की घर वापस नहीं आई। 16 दिसंबर को लड़की के भाई ने दयालपुर थाने में कोर्ट के आदेश से एक एफआईआर दर्ज कराई कि साहब मैंने 3 मार्च को एक गुमशुदगी लिखवाई थी और न तो आपने उस गुमशुदगी पे कोई कार्रवाई की, न ही अपहरण का कोई मुकदमा लिखा। कोर्ट ने आदेश किया कि 365 आईपीसी यानी अपहरण का मुकदमा इस सिलसिले में दर्ज किया जाए। दयालपुर थाने ने फौरन, जो उसे पहले कर लेना चाहिए था, फौरन मुकदमा अपहरण का लिख दिया कि साहब लड़की का अपहरण हुआ, उसके बाद से गायब है। पुलिस ने पता करना शुरू किया, तब जाके पुलिस ने पुरानी सीडीआर, नहीं 10 महीने हो गए थे, पुरानी सीडीआर, नई सीडीआर, इसकी सीडीआर, उसकी सीडीआर, अंतिम लोकेशन उसकी लड़की की उत्तर प्रदेश में मिली। जनपद बुलंदशहर के आसपास उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था। पुलिस की एक टीम नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, जो आसपास के हापुड़, इन सब जगह जाकर उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि यहां आई थी तो क्या कोई डेड बॉडी यहां पर मिली हो, क्योंकि और दूसरी कोई संभावना नहीं हो सकती थी। ढूंढते ढूंढते वो लोग पहुंचे बुलंदशहर के चौला थाने में। चौला थाने में उन्हें यह पता लगा कि 12 मार्च को बुलंदशहर में एक सड़क के किनारे एक छोटे मोटे जंगल में जब कुत्ते और सियार जमीन में गड़ी डेड बॉडी को नोच रहे थे, गांव वालों ने सूचना दी। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा कि एक लड़की का शव है। लड़की की उम्र के बारे में भी लाश देख के यही अंदाजा लगाया गया कि 25 से 30 के बीच की ये लड़की होगी। अखबारों में फोटो प्रकाशित हुई, लेकिन लोकल अखबारों में
कपड़े जो पहने हुए थे उसका रंग बताया गया, तमाम पहचान के चिन्ह बताए गए। और ये इश्तहार जो अखबारों में छपे और जगह जगह चिपकाए गए, उसमें भी यही लिखा था कि सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा, या कोई जानता हो तो बताए। इसी बीच जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई तो ये पता लगा कि उसकी 2 गनशॉट इंजरीज हैं, एक सिर में पीछे से है और एक कनपटी में है। पुलिस के पास और कोई चारा नहीं बचा सिवाय इसके कि हत्या का एक मुकदमा कायम करे। पुलिस ने धारा 302 और 201, चूंकि उसे गाड़ा गया था, यानी साक्ष्य को छिपाने की कोशिश की गई थी, लिहाजा 201 आईपीसी और गनशॉट इंजरी से उसका मृत्यु का कारण था, इसलिए 302 आईपीसी ये मुकदमा कायम कर दिया बनाम अज्ञात व्यक्ति के लिए, यानी महिला भी अज्ञात और किसने किया वो भी अज्ञात। साउथ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने उसकी सारी डिटेल इकट्ठा की, भाई को बुलवाया। भाई ने कपड़े, लंबाई और जूते, इन सब से अपनी बहन की पहचान की कि ये सुशीलावती ही है। अब सवाल ये हुआ कि वहां से वहां तक कैसे पहुंची है। दिल्ली से, दयालपुर के बस्ती से वो बुलंदशहर के चौला थाने के उस गांव तक कैसे पहुंची, डेड बॉडी कैसे आई। पुलिस के पास वही पुराने सीडीआर के सिवा कुछ नहीं था। पुलिस ने महिला की यानी सुशीलावती की सीडीआर खंगालनी शुरू की। सुशीलावती की सीडीआर में उन्हें 3 नंबर बड़ी संख्या में मिले, दिन में, रात में, हर समय मिले वो। और 3 मार्च को ही उसकी अंतिम लोकेशन मिली, जब वो बुलंदशहर की सीमा में घुसने वाली रोड पर थी। उस नंबर को, जो नंबर उस पर बहुत आए, उनको पुलिस ने टटोलना मैक्सिमम कॉल्ड नंबर्स कहते हैं। जिस नंबर पे ज्यादा बातचीत हुई है, सबसे ज्यादा बातचीत हुई है। बात करते 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 फिजिकल वेरिफिकेशन के समय शाकिर नाम के एक लड़के को उठाया गया सिविल लाइन इलाके नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में। चूंकि स्पेशल स्टाफ इसकी विवेचना कर रहा था, तो शाकिर को उठा। अच्छा, शाकिर भी उठा कुछ यूं कि वो हमेशा कट्टा लगाकर चलने वाला, और कभी जब वो ज्यादा रौब झाड़ने के लिए, ज्यादा नक्शेबाजी करने के लिए, ज्यादा भौकाल बनाने के लिए ये भी कहता फिरता था कि हिंदू लड़कियों को मारता हूं। शाकिर चूंकि मुस्लिम था, उसने कहा हिंदू लड़कियों को मारता हूं। ये बात किसी ने, स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट के, उसको किसी मुखबिर ने बताई कि साहब एक आदमी इतनी रंगबाजी करता है, देखिए किसी लड़की या किसी महिला का कोई शव तो नहीं मिला है, या किसी की हत्या तो नहीं है, कोई गायब तो नहीं है। इस तरह की बात बताई गई। चूंकि ताजा ताजा मामला था और तुरंत ही सुशीलावती की गुमशुदगी और उसके लाश की बरामदगी बुलंदशहर में साउथ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ताजा किया था, लिहाजा उस मुखबिर की सूचना पर शाकिर को उठा लिया गया, थाने पर लाया गया। सामान्य रूप से तो कोई बताएगा नहीं कि भाई साहब, अरे साहब मैं तो जानता ही नहीं, तो कौन, कहाँ की सुशीलावती कहाँ की रहने वाली है, मुझसे क्या मतलब है, इस तरह की बातें जो 99.9% अपराधी बातचीत में ऐसे ही शुरू करते हैं।
और उसके बाद जब कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम पुलिस शुरू करती है तो फिर तोते की तरह बोलते हैं। शाकिर के साथ भी यही हुआ। शाकिर ने किस्सा बयान करना शुरू किया कि मेरी फेसबुक आईडी समीर के नाम से है। उसी आईडी पर मेरी सुशीलावती से मुलाकात हुई, फेसबुक पर बातचीत हुई। दोनों दिल्ली के रहने वाले थे, लिहाजा जगह तय की गई। पहली बार मुलाकात हुई, दोबारा हुई और तिबारा हुई। बातचीत में उसने ये बताया कि हमारा एक फ्लैट है जिसको हम बेचना चाहते हैं, यानी हमारी फैमिली बेचना चाहती है। परिवार ने दूसरी जगह, वो फ्लैट का जो लोकेशन था वो बहुत अच्छा नहीं था, दूसरी जगह हम लोगों ने फ्लैट ले लिया है किश्तों पर। अब उसको बेच के हम उसकी किश्तें एक साथ पूरा करके और फ्री हो जाएंगे। शाकिर ने कहा कि ये मुझे ऐसा लगा कि अगर इस लड़की को, सुशीलावती को थोड़ा सा प्रभाव में लिया जाए तो ये फ्लैट हम हड़प कर सकते हैं, ले सकते हैं। मिलने जुलने का सिलसिला और तेज हो गया और फिर बातचीत में उसने ये बताया, शाकिर ने, कि हमको एक बार फ्लैट देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं जिनको फ्लैट की तलाश है। सुशीलावती उसे अपने साथ ले गई और वो फ्लैट दिखा दिया। सुशीलावती ने कहा कि हम इसके जो यहां आसपास के फ्लैट की कीमत है वो करीब 30 लाख रुपए है, हमें 30 लाख दिलवा दीजिए, जिस अपने दोस्त को बता दीजिए वो ले लें और मैं भेज दूंगी। फिर वही बातों में हेर फेर करके उनका, ठीक है, हम तुम्हें 1.5 लाख रुपए एडवांस दे देते हैं, बाकी पैसा रजिस्ट्री के बाद दिलवा देंगे। सुशीलावती ने कहा कि जानने वाला आदमी है और इतने दिन से आना जाना है, मिलना जुलना है, पैसा हमारा मिल जाएगा। 1.5 लाख देने के बाद एक दिन वो उसे उस फ्लैट की रजिस्ट्री कराने रजिस्ट्री ऑफिस में ले गया। सुशीलावती ने पूछा कि कहां है वो तुम्हारा दोस्त जिसके नाम रजिस्ट्री करनी है। उसको ये बताया कि कुछ नंबर 1 नंबर 2 के पैसे का कुछ चक्कर है उनका। उन्होंने कहा तुम रजिस्ट्री करा लो और 1.5 साल में मैं तुमसे रजिस्ट्री करा लूंगा, पैसा पूरा दूंगा। तो मैं अपने नाम रजिस्ट्री करा लेता हूं, पूरा पैसा वो 2-3 दिन में लाएंगे, हम दे देंगे और मैं बाद में उनको बेच लूंगा या दे दूंगा। कहने सुनने में बात ये भी कन्विंसिंग लगी। सुशीलावती ने फौरन उस फ्लैट की रजिस्ट्री शाकिर के नाम पर कर दी। अब धीरे धीरे शाकिर का मिलना जुलना कम हो गया, फोन का उठना कम हो गया, टोन बदल गई। सुशीलावती को शंका होने लगी। वो बार बार मिलने की जगह और पूछने लगी, वजह पूछने लगी। तो कभी वो ये बता दे कि फैमिली में ये गमी पड़ गई, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, ऐसा हो गया, और ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिन शाकिर उसको दिल्ली में किसी मार्केट में मिल गया। उसके साथ वो कैफे कॉफी डे में गई। वहां उसने कहा कि भाई हमारा पैसा दे दो, घर में बहुत मेरी खिंचाई भी हो रही है, बदनामी भी हो रही है। उसने कहा अच्छा ठीक है, हमें 1 हफ्ते का समय दो, हम तुम्हारा पूरा पैसा दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, आज तुमको जहां जहां पैसा रखा तुम्हारे घर चलेंगे। तुमने कहा तुम्हारे पास पैसा रखा है, निकाल के दे दो। फिर उसने कोई बहाना बनाया कि नहीं वो उसमें खर्चा हो गया, उसमें खर्चा हो गया, ये पैसा फला हमको मिलने वाला है, बस 1 हफ्ते का टाइम दे दो और हम तुम्हारा पैसा मकान का पूरा दे देंगे। उसने अपने साथी फैजान से संपर्क किया।
उसने कहा कि 23.5 लाख रुपए वो मांग रही है, हम दे नहीं सकते, इसको रास्ते से हटाने का प्लान है ताकि ये पैसे बच जाएं। मकान तो हमारा हो ही गया है। मैंने पहले ही बताया कि शाकिर अपराधी किस्म का आदमी था। 7वें दिन जब उसने बातचीत शुरू की तब उसने बताया कि मेरा नाम समीर नहीं है। रजिस्ट्री के दिन जो मैंने अपना नाम लिखाया था वही मेरा असली नाम है और तुम्हारा पैसा मिल गया है, तुम आके ले सकती हो। अपराधी किस्म का आदमी था। उसने पुलिस की इंटरोगेशन में यह बताया कि मैंने चार्ल्स शोभराज की 2 फिल्में देखी हैं। एक तो बहुत लेटेस्ट है, इसकी 2021 की द सरपेंट, शायद बीबीसी ने प्रोड्यूस की है जैसा उसने बताया, और दूसरी 2015 में आई थी मैं और चार्ल्स। उसमें चार्ल्स शोभराज के अपराध के बारे में बताया गया और उसकी काबिलियत बताई गई कि साहब ऐसे ऐसे उसने ये अपराध किया। और एक अपराध के बारे में उसमें यह बताया गया कि उसे जिसे मारना था उसका डिस्पोजल जिस गाड़ी से करना था, उन गाड़ियों की चोरी घटना से 1 महीने पहले ही लिखवा दी गई। शाकिर ने भी यही किया। शाकिर ने चोरी लिखवाने का कारण चार्ल्स शोभराज की किताब में और फिल्म में जो बताया गया वो ये कि सीसीटीवी में कहीं न कहीं गाड़ी पकड़ जाएगी, कहीं न कहीं गाड़ी रिकॉर्ड हो जाएगी, पुलिस ओरिजिनल पते पर पहुंचेगी, गाड़ी के बारे में पूछेगी, और आपने अगर चोरी लिखा दी है तो चोरी की एफआईआर पुलिस को दे दीजिए कि साहब ये तो 1 महीने पहले चोरी हो गई थी। फिर पुलिस आपका पीछा छोड़ देगी और चोरी की गाड़ी चलाने वालों पर या गाड़ियों की चोरी करने वालों पर फिर वो कहर बन के टूट पड़ेगी पुलिस। एग्जैक्टली यही शाकिर और फैजान ने किया। अपनी गाड़ी और स्कूटी दोनों की चोरी घटना से 10-15 दिन पहले की लिखवा दी। उसको ले जाके किसी पिक्चर हॉल की पार्किंग में खड़ा किया, थाने को सूचना दी कि साहब फला जगह से मेरी गाड़ी चोरी हो गई। जगह ऐसी बताई जहां सीसीटीवी न लगा हो। मौके पर पुलिस गई, उसने जांच पड़ताल की, उन्होंने कहा वह बात तो सही कह रहा है, खड़ी थी यही जगह हो सकती है। दोनों गाड़ियों की चोरी की रिपोर्ट लिखवा दी गई। फिर जिस दिन पैसा लेने के बहाने उसने बुलाया 3 मार्च 2022 को, गाड़ी में बिठाया। शाकिर और फैजान दोनों ही थे उस गाड़ी में। बातचीत करते करते शाकिर ने पहले सिर पर पीछे से गोली मार दी। उसके बाद जब वो गिरी सीट पर तो उसकी कनपटी पर एक गोली और मार दी। कार्टून को फोल्ड करके पीछे इन्होंने रखा था डिग्गी में, उसको खोला, बॉक्स का शेप दिया, कार्टन उसको बॉक्स का शेप दिया और बॉडी के ऊपर रख दिया ताकि बाहर अगर कहीं पुलिस देखे तो ये लगे कि कार्टन में कोई सामान ये ले जा रहे हैं। वहां से सीधे बुलंदशहर ले गए। रास्ते में गाजियाबाद में 2 फावड़े खरीदे। बुलंदशहर के रास्ते में चौला थाने के उस जंगल में पहले उतर के देखा मिट्टी सॉफ्ट है कि नहीं है। दोनों ने खुदाई शुरू की। इसी बीच किसी आदमी ने आके पूछा भी कि भैया इतनी रात में क्या खोद रहे? बोले साहब कुत्ता हमारा मर गया है, उसी को दफनाना है।
रीजन बड़ा जेन्युइन था, वो अपना चले गए, जिन्होंने बाद में इसकी गवाही भी दी। गड्ढा पूरा खोद लिया और फिर उसी कार्टन में छिपा के उसको ले आए, बॉडी को गड्ढे में डाल दिया, फावड़े से मिट्टी ऊपर से समेट दी। रास्ते में लौटते समय किसी नदी में, संभवतः हिंडन में, उन्होंने दोनों फावड़े फेंक दिए और विजयी भाव की मुद्रा में वहां से अपने घर पहुंच गए। बड़ा भारी काम कर दिया। पुलिस की 7 पुश्तें नहीं पता लगा पाएंगी किसने क्या किया और कब किया। ऐसी रूह खपाने वाली बात उसने पुलिस वालों को बताई। पुलिस के सामने संकट था कि अब इसकी बताई हुई बातों को साबित करने के लिए एविडेंस उनके पास क्या क्या हो सकते हैं। गड्ढा खोदने वाला फावड़ा बरामद हुआ, गाड़ी की चोरी की FIR मिली, चोरी के बाद भी गाड़ी इसके घर पर खड़ी होने की गवाहियां मिली कि साहब गाड़ी इस तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर, पिस्टल बरामद हुई जिससे गोली मारी गई थी। रजिस्ट्री ऑफिस से वो डॉक्यूमेंट मिले जिसमें सुशीलावती ने अपनी प्रॉपर्टीज को लिखी थी। अब इन्हीं सबूतों के आधार पर ट्रायल शुरू होगा और हमें उम्मीद है ये सबूत भारी पड़ेंगे। आज की घटना देखिए, चार्ल्स शोभराज के बारे में मैंने अपने किसी एपिसोड में बहुत डिटेल में बताया था। आप एपिसोड 420 उसको सुनिएगा। जब मैंने इसके बारे में बताया था, चार्ल्स शोभराज के बारे में, उस समय ये जेल में था। लेकिन अभी 21 दिसंबर 2022 को, अच्छा वो जेल में था, काठमांडू जेल में था। बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज ठगी का मास्टरमाइंड। बिकनी इसलिए कि बिकनी पहने हुए लड़कियों को देखकर, जिसको कहते हैं, इसका माथा घूम जाता था और जब तक मार नहीं देता था तब तक चैन से बैठता नहीं था। मैंने उसके कुल अपराध, मोडस ऑपरेंडी, इन सब के बारे में बताया था। लेकिन अभी 21 दिसंबर 2022 को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने चार्ल्स शोभराज को उसके सभी आरोपों से बरी कर दिया। नेपाल सरकार को यह कहा कि इसे फ्रांस जाने की व्यवस्था की जाए। नेपाल सरकार ने अगले ही दिन उसे फ्रांस जाने की व्यवस्था कर दी और अगले दिन यानी 22 दिसंबर को शाम 7 बजे वो फ्रांस पहुंच गया। क्योंकि चार्ल्स शोभराज के पिता भारतीय थे और मां उसकी वियतनामीज थी, नागरिकता उसकी फ्रांस की थी। तो आप 420 समझ रहे होंगे। उसी एपिसोड में ऐसे 420 अपराधी के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया है। चार्ल्स शोभराज के अपराध के, उसके गुनाह के सारे प्रकरण माफ करके उसे छोड़ दिया गया नेपाल की सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन वो अपने पीछे अपराध के इतने तरीके छोड़ गया कि नए अपराधी, अपराध करने का शौक पालने वाले, नए नए रिक्रूट किए गए गैंग्स के अपराधी, ये सब उसकी किताबों, और बहुत सी किताबें मार्केट में चार्ल्स शोभराज में, उसकी किताबों और फिल्मों को अपराध का बाइबिल मानते हैं। और आज की हत्या जो हुई है, इसमें भी शाकिर और फैजान ने सोचा कि कैसे मारा जाए, तो ढूंढ की ये फिल्में देखी, 2-2, 3-3 बार देखी और एक आइडिया, यानी एक अपराध का आइडिया हिट कर गया जो उन्होंने फॉलो किया
कि पुलिस के पास कुछ नहीं होगा अगर अपनी गाड़ियों की चोरी की रिपोर्ट लिखा देंगे। तो चार्ल्स सोबराज से ही ये आइडिया उसने लिया कि पुलिस ढूंढती रह जाएगी और जब तक वो गाड़ी से उतरकर सीसीटीवी में कैद न हो जाए तब तक पुलिस यही ढूंढेगी कि चोरी करने के बाद किस अपराधी ने इस गाड़ी का इस्तेमाल करके हत्या की है। अब आप समझिए कि 50 से अधिक अपराध करने के बाद भी, अच्छा उसकी काबिलियत देखी। मैंने उसमें बताया है वो 6-7 भाषाओं का मास्टर था, लोकल भाषाएं भी जानता था। भारतीय जेल में जब आया वो, तो उसने भारतीय कानून की सारी किताबें पढ़ी, आईपीसी और सीआरपीसी कंठस्थ थी। नेपाल में जब पहुंचा तो नेपाली संविधान, नेपाली पेनल कोड और नेपाली क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लिया। और यह भी ध्यान रहे कि यह अदालत में अपनी पैरवी खुद करता था। जज अगर इंग्लिश स्पीकिंग है तो फ्लुएंटली इंग्लिश का बोलना और एक के बाद एक अपने तर्क रखना। लोकल भाषा भाषी है, उस भाषा में बताना। पेशी दर पेशी वो अपने मुकदमों की पैरवी खुद करता था। तो इतने भाषा का ज्ञान, भाषा पर इतना कंट्रोल, और जेल में घुसते ही लाइब्रेरी से पहला काम वहां के स्थानीय कानून का अध्ययन। तो सीखने को कितना भी कोई सीख ले, शाकिर फैजान जैसे लोग फिल्में देख लें, लेकिन चार्ल्स सोबराज नहीं बन सकते। मैं कोई महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उसका ट्रेल है, और अभी जब दिसंबर में उसे सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा तो कोई ऐसी न्यूज एजेंसी नहीं है, इंक्लूडिंग बीबीसी एंड सीएनएन, जिसने चार्ल्स सोबराज के एक्विटल की खबर न दिखाई हो। इतना पॉपुलर और इतना मशहूर ठग और अपराधी है, बिकनी किलर के नाम से जाना जाता है। वो एपिसोड 420 आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस आदमी ने कानून का जितना दुरुपयोग किया है, कानून का जितना उपहास किया है, जहां जिस देश में रहा है, मैं उस देश के कानून की बात कर रहा हूं। और एक बात मैं और बता दूं, जो ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि साहब बीमारी और अधिक उम्र, 78 साल का था जब वो छोड़ा गया है, कि अधिक उम्र और बीमारी के कारण इसे फौरन रिहा करके इसके देश पहुंचा दिया जाए, इस तरह का आदेश था नेपाली सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से न जाए। चार्ल्स सोबराज डीएनए में अपराध है इसके। जब ये जेलों से जमानत पर या छूट कर आया है, ये कभी शांत नहीं बैठा। और अगर किसी को मुगालता हो कि ये 78 साल का है, बीमार रहता है, अब क्या करेगा अपराधी, दौड़ नहीं पाएगा। ऐसे ही नटवर लाल का एक मैंने किस्सा बताया था। वो 90-95 साल किस उम्र में मरा ये पता नहीं, लेकिन मरने के समय तक उसने ठगी की थी। 400-500 मुकदमे हैं उस पर। ऐसे ही चार्ल्स सोबराज है। बहुत जल्दी आपको ये सुनने को मिलेगा कि फिर कोई नए तरीके से किया गया अपराध फिर पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा। मेरी गट फीलिंग कहती है, मेरा इंट्यूशन कहता है और मेरा एक्सपीरियंस कहता है ऐसे अपराधियों के बारे में कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि छूटने के बाद फ्रांस में यह समाज सुधारक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि छूटने के बाद ये लोगों को उपदेश देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फिर अपराध करेगा, फिर जेल जाएगा, और कोई भरोसा नहीं
कि थोड़ा सा समय बिता के थोड़ा चीज़ें कूल डाउन हो जाएं, फिर ये किसी दूसरे देश में लैंड करे। हो सकता है ये फिर से भारत आ जाए, लेकिन जहां भी जाएगा सीना जोरी से बाज नहीं आएगा। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो इसलिए इस पर टैब रखिएगा, इस एपिसोड को भी याद करके रखिएगा, और मैं बताऊंगा भी, याद भी दिलाऊंगा जब चार्ल्स शोभराज दूसरा कोई अपराध करके जेल में जाएगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।